का आप खुद से करेंगे, किसी भी एप्टीट्यूड के, किसी भी रीजनिंग के किसी भी चैप्टर को उठाए, किसी भी क्वेश्चन को उठाए, आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना मैथ्स तो हमने पढ़ा हुआ है बचपन से, और इतनी लॉजिकल रीजनिंग हमें थोड़ी बहुत आती भी है। लेकिन बस वो एक्यूरेसी वाली बात हो जाती है और टाइमिंग वाली बात रह जाती है कि हमें कुछ ऐसी टैक्टिक्स सीखनी है जिससे हमारा टाइम रिड्यूस हो ना। सो सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज ब्लड रिलेशन, व्हाट इज द ब्लड रिलेशन, क्या होता है भाई ब्लड रिलेशन, मतलब क्या होता है खूनी संबंध, रक्त संबंध क्या होता है, क्या समझते हैं आप लोग? जवाब दीजिए वन बाय वन। कोई अगर जवाब देना चाहता है, देखो डिस्कशन करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, इस टॉपिक में डिस्कशन का बहुत अच्छा महत्व है। खूनी रिश्ते क्या होते हैं? खूनी रिश्ते मतलब कोई व्यक्ति हमारा ब्लड रिलेटिव है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे इस बात को? हाँ जी, एनीबॉडी? कोई बताना चाहेगा? सर जैसे कॉमन एंसेस्टर्स होता है। ओके ठीक है, और कोई? ये बताओ, जैसे मैं हूं, अब मेरा ब्लड बी पॉजिटिव और एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, तो क्या इन दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन होगा? क्यों? खून तो सेम है, सेम उससे मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब अपना ही खून होना चाहिए, एक ही परिवार का सेम खून होना चाहिए ना। चल ठीक है, मेरे को कभी चोट लग गई और मेरे को खून की कमी थी, किसी बंदे ने खून दे दिया मुझे, तो वो मेरा खूनी संबंधी कहलाएगा कि नहीं? क्यों? ब्लड एक्सचेंज होके मिलता है, तो वो किसी ना किसी का तो ब्लड चढ़ाना मुझे, मुर्गे का ब्लड थोड़ी निकाल के मुझे चढ़ा दिया, किसी ना किसी का तो ब्लड चढ़ाना। वो बंदा मेरा खूनी संबंधी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ? नहीं होगा। एक्चुअली ब्लड रिलेशन का सिंपल सा मतलब है, ब्लड रिलेशन इज ओनली अकर ओनली इन जेनेटिक्स। ठीक, जेनेटिक्स मतलब जो हमारे डीएनए में या फिर जो हमारी फैमिली में आते हैं। लेकिन अब एक बहुत अच्छा सवाल उठता है, हस्बैंड एंड वाइफ, क्या ये दोनों ब्लड रिलेटिव होते हैं? या सुन, क्यों? पत्नी तो पति का खून पीती रहती है, तो भी ब्लड रिलेशन नहीं है? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, निवृत्ति सर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो बताइए, क्या उन दोनों में ब्लड रिलेशन होगा कि नहीं? नहीं होगा। मतलब पत्नी जो है वो खूनी संबंध में नहीं है, और पत्नी से होने वाला बच्चा, मतलब तुम्हारा भाई बहन, मतलब तुम्हारी मम्मी का बेटा और तुम भी बेटे हो, तो तुम्हारा फादर से ब्लड रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ? है, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर पत्नी से क्यों नहीं है भैया? हस्बैंड का पत्नी से क्यों, वो वाइफ से क्यों नहीं है? ऐसा क्या हो गया? उसने जन्म कहीं और लिया है, तो ऐसे तुम्हारा भाई, तुम ग्वालियर में पैदा हुए, तुम्हारा भाई कहीं और पैदा हो गया, तो फिर वो ब्लड रिलेटिव नहीं होगा? सेम शहर में होना चाहिए, सेम हॉस्पिटल में होना चाहिए, ऐसा कुछ? सर जेनेटिक नहीं है ना वो? जेनेटिक नहीं है। देखो भाई, अब मैं थोड़े से डाउट क्लियर करता हूं तुम्हारे। एक्चुअली क्या है, ब्लड रिलेशन होने के पीछे मेन कारण क्या है, समझो। ब्लड रिलेशन शुरू कहां से हो? एक मैरिज से। ब्लड रिलेशन जो है वो एक शादी से ही शुरू होते हैं, समझ लो इस बात को अच्छे से। दो बंदों की, दो पर्सन्स की जब शादी होती है ना, तो उनके बीच में रिलेशन बन जाता है, ठीक, और वहां पर ब्लड रिलेशन एक्टिव हो जाता है, मतलब वो हमारी फैमिली का मेंबर हो गया, समझ लो इस बात को। जैसे अब अगर तुम हस्बैंड का वाइफ से रिलेशन नहीं कह रहे हो, इसका मतलब फिर तो तुम ब्रदर इन लॉ वाला रिलेशन भूल ही जाओगे, सिस्टर इन लॉ वाला रिलेशन भूल ही जाओगे, साली वाला, साले वाला, एंड मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ये भी फिर ब्लड रिलेशन में नहीं मानोगे, है ना? फिर तो सारे संबंध तुमने खत्म ही कर दिए, फिर तो तुम्हारे पास फिर पेरेंटल रिलेशन बचे। जबकि रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं मैटरनल और एक होते हैं पैटर्नल। बोलो। अब ये मैटरनल तुम मानने को तैयार ही नहीं हो,
मैटरनल रिलेशन होते हैं, पैटर्नल रिलेशन होते हैं, मतलब मम्मी की तरफ के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब मैटरनल रिलेशन में आएंगे, और पैटर्नल पापा की तरफ के जितने भी रिश्तेदार हैं। तो ये समझ लो कि भैया हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट उठाया, ये गूगल का स्टेटमेंट है, व्हाट इज द ब्लड रिलेशन, गूगल पे डालोगे तो मिलेगा, अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू अनदर बाय बर्थ रादर देन बाय मैरिज। अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू अनदर बाय बर्थ मतलब जन्म से उसके रिलेशन में हो, बट शादी से नहीं, रादर देन बाय मैरिज, शादी से ना, तो उसे ब्लड रिलेशन कहा जाएगा। मतलब ये सीधे सीधे डिफ्यूज कर रहे हैं कि जो मैरिज होती है, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक आर्टिफिशियल रिलेशन होता है। जैसे मुस्लिमों का रिलेशन होता है, मुस्लिम क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मुस्लिमों में तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोला रिलेशन खत्म होता है, वो खत्म हो गया 3 तलाक वाला सिस्टम। ऐसे 3 शब्द बोलने पर रिलेशन खत्म। हिंदुओं में भी होता है ऐसा, दे दो 2-3 गाली खत्म। समझते हो? नहीं, बकायदा फरमान लिखा जाता है, फिर कोर्ट केस होता है। अब कोर्ट केस का कोर्ट में केस होगा तो 6 महीने का रिलीज मिलेगा, और उसके बाद फाइनली खत्म ही होना है। तो मतलब कागजी कार्रवाई हो रही है, तो रिलेशन के नाम पर कागजी कार्रवाई चल रही है। सही बात है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं पर एक दूसरे के साथ रहने का। तो एक्चुअली ये ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है ना, इसके अंदर अब सुन लो, मैं ब्लड रिलेशन की अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करूं ना, तो एक्चुअल डेफिनेशन में ब्लड रिलेशन मैरिज से एक्टिव नहीं होता, लेकिन हमारे जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर जब हम बात करेंगे तो मैरिज को एक ब्लड रिलेशन के अंतर्गत माना जाएगा, क्योंकि पत्नी तो दिखानी पड़ेगी ना, और पत्नी के जितने भी संबंध है वो भी दिखाने पड़ेंगे फिर तो। हालांकि जो एक्चुअलिटी में देखा जाए ना ब्लड रिलेटिव कि भाई ये तो मेरा सगा भाई है, ये मेरा सगा वो है, ये मेरा सगा वो है, वही सिर्फ ब्लड रिलेशन में माने जाते हैं। लेकिन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम मैटरनल पैटर्नल 2 प्रकार के रिश्ते पढ़ेंगे, जबकि रियल लाइफ में मैटरनल के रिश्तों को अलग रखा जाता है। जैसे कोई पारिवारिक विवाद हुआ तो मैटरनल वाले दखल नहीं दे सकते, मना कर दिया जाएगा। जैसे पापा की बहन है, समझना, तुम्हारे परिवार में भी होते होंगे विवाद वगैरह, सब जानते हैं। पापा की बहन है, अब उनके मिस्टर है, अब मान लो 2 भाइयों में, मतलब तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाइयों में प्रॉपर्टी में विवाद हो गया, तो ये फूफा जी नहीं बोल सकते कि इसको आधा मिलना चाहिए, उसको आधा, क्यों? जो मना कर देंगे तो हमारे फैमिली से दूर रहो, तो अपने फैमिली में देखो। प्रॉपर्टी विवाद थोड़ी झेलने अपन को, यहाँ पर अपन को तो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करने हैं, तो रिलेशन अपन मैटरनल भी डिफाइन करेंगे और पैटर्नल भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो 2 ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियली ब्लड रिलेटिव पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअल ब्लड रिलेशन होता है वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये क्लियर करो। ये एक्चुअल डेफिनेशन है ब्लड रिलेशन की इन रियल लाइफ, बट अब देखो एक डेफिनेशन और बनाई थी, द डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ द ब्लड रिलेशन इज समवन हु हैज द सेम पेरेंट्स एंड ancestors as another is blood relative। अब ये ancestors क्या होता है? ancestors ये हमको भी, ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो भाई देखो ये सब बातें तो फालतू की हैं, तुम्हें मतलब किस चीजों से वो समझो। आपको जब ब्लड रिलेशन पढ़ना होगा, पूर्वज, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको जब ब्लड रिलेशन पढ़ना होगा तब आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से रिलेशन है, क्या है, कैसे हैं, ये सब पढ़ना होगा। तो पहली बात तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिलेशन पता है, लेकिन अब इस टॉपिक के अंदर जो महिलाएं वुमेन्स, वो ज्यादा एक्टिव रहेंगी। क्यों? उनको ज्यादा पता रहती है रिलेशन के बारे में, चाचा के, फूफा के लड़के के भाई के ससुर के मामा की शादी है, ये पता है, लड़कों को पता ही नहीं पड़ती। तो इस टॉपिक में लड़कियां ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो भाई उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी आंसर जल्दी करने की। बाकी लड़के तो फिर ठीक है, सीख ही जाएंगे, रिश्ते निभाने आते ही नहीं है। कितने टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ब्लड रिलेशन के टॉपिक में? तो सबसे पहले एक एक करके देखते जाओ बेटा। टू इंट्रोड्यूस समवन, मतलब एक व्यक्ति किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसे आइए मिलिए इनसे, मतलब मैं अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में गया और मैंने कहा आइए मिलिए इनसे, ये मेरी पत्नी के
ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता पत्नी है? अरे समझो, जैसे ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, अभी एक पार्टी में गए, अब हस्बैंड क्या बोलता है, आइए मिलियन से, ये मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, मतलब है तो पत्नी, अब घुमा फिरा के बोल रहा है कि ये मेरी ग्रैंड पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। समझ रहे हो? वन एंड ओनली ग्रैंडफादर्स, ओनली फादर्स, ओनली सिस्टर, ओनली डॉटर, तो है एक्चुअली पत्नी, लेकिन घुमा फिरा के बात कर रहा है। तो ये होता है इंट्रोड्यूस समवन। एक पार्टी में गए, किसी से इंट्रोड्यूस कराया, अच्छा ये मेरे बुआ के लड़के की भतीजी है, ऐसा जो भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। टू पॉइंटिंग समवन, अब एक इमेज होगी, उसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे, देखो वो जो है हमारे दादाजी थे, ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसे कहेंगे ये मेरे दादाजी के मामा के लड़के थे, ऐसे कह देंगे। तो ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके आएंगे डायरेक्ट रिलेशन माई सेल्फ करके, मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपने बचपन में जरूर पढ़े होंगे, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपने आप को रख लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तो वो भाई एक ही टाइप है सिर्फ ब्लड रिलेशन का, सिर्फ ये वाला डायरेक्ट रिलेशन, मतलब माई सेल्फ आप कंसिडर करके आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरी बुआ के लड़के के सास की बहन की होती, मेरी बहन की कौन लगेगी, अब ये हम अपने आप को रखेंगे और डिक्लेयर कर लेंगे वहां पे, ठीक है। फिर आएगा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में आप अपने आप को रख लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फैमिली ट्री पूरा फैमिली ट्री इंडिकेट करना पड़ेगा, जेंडर क्लियर करना पड़ेगा, सब कुछ आएगा, आगे बात करेंगे। फिर वेरिएबल सिंबल आएंगे, उसके साथ एक इक्वेशन और सिंबल आएगी, मतलब आजकल नए नए टाइप चलने लगे हैं, इक्वेशंस वाले बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, सिंबल एक इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन मेंटेन करके दे देंगे और पूछेंगे बताओ, ऐसे करके देंगे, देखो P@Q #R डिवाइड बाय T मल्टीप्लाई बाय O, ऐसे करके। अब पूछे बताओ Q, हाउ इज Q रिलेटेड टू R, है ना। और इंडिकेशंस पहले होंगे, डायरेक्शंस पहले दे रखे होंगे कि मींस A इज द फादर ऑफ B, ऐसा कुछ करके दिया होगा, जैसे इनइक्वालिटी में दिया था। तो ये टाइप्स चल रहे हैं भैया, टाइप्स देखो। फिर आएगा पजल बेस्ड इन सेटिंग अरेंजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आजकल के बैंकिंग एग्जाम्स में ज्यादा आता है, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स अगर कोई टारगेट कर रहा है, कैट के एग्जाम कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो उनको इस लेवल तक का भी पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक लेवल है, खतरनाक, ठीक है। और इतना सब कुछ आज ही क्लियर कर लोगे, अगर 1 घंटे बैठ गए तो आज ही समझ जाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि फैमिली ट्री कैसे मेक करते हैं, कैसे इंडिकेट किया जाता है, क्या अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो डायरेक्शन देना सिखाएंगे, ठीक है ना। नहीं लगेगा तो कल भी क्लास होगी, वैसे तो कल क्लास नहीं है तुम लोग की, लेकिन कोशिश करेंगे। अब देखो ये एक फैमिली ट्री है, जनरल फैमिली ट्री क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है जिसमें हम जब भी अपने आप को रखेंगे ना, तो बीच में रखेंगे, मिडिल ऑफ द फैमिली ट्री में हम अपने आप को रखेंगे। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, फफेरा भाई, फफेरी बहन, मुसेरा भाई, मुसेरी बहन, मतलब जितने भी सिस्टर ब्रदर सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इट्स सो कॉल्ड सिबलिंग्स, जितने भी सिबलिंग्स आपके, वो सब यहाँ पर रख दिए जाएंगे, यहीं पर होने चाहिए, इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। अब ये कैसे बनेगा ये मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी वेट करो थोड़ा सा। लेकिन ये फैमिली ट्री का सिनेरियो है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे चलेंगे। आपके जस्ट ऊपर, आपके जस्ट ऊपर आपके पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, सास, ससुर जो भी होंगे वो रहेंगे। लेकिन वो कैसे रहेंगे, डायरेक्शन हम दिखाएंगे अभी। उसके ऊपर कौन रहेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये स्टेजेस हैं, उसके ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, दादा दादी, नाना नानी। उसके भी ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। यहां तक क्वेश्चन पहुंचता नहीं है एक्चुअली। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना, आज तक जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ 3 जनरेशन के आते हैं, आपकी, आपके पापा की और आपके पापा के पापा की, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स तक जाती है। ग्रेट ग्रैंड तक गई है, मतलब क्वेश्चन बहुत टफ बना दिया, अच्छा बना दिया, और मजा आएगा क्वेश्चन डील करने में, ठीक है। और फिर आपके जो नीचे वाली जनरेशन रहेगी उसमें आपके चाइल्ड, फिर आपके ग्रैंड चाइल्ड, फिर आपके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। मतलब इसके लिए ये ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है, और ये इसका चाइल्ड है। बात तो ये कि हमने दोनों डायरेक्शन में दिखाना समझा है, बस यहाँ पर क्या क्या है वो देख लो। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये रिलेशन सब मैं क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अब इंग्लिश में किसे क्या क्या कहते हैं वो समझो। एक फैमिली ट्री, हाँ भाई फैमिली ट्री अभी तो नहीं, लेकिन ऊपर एक लाइन इंडिकेट हो रही है आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन की
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मत भूल जाना, बस यही आपका कबाड़ा कर देगा। ये क्वेश्चन जो है आते हुए भी गलत कर देती है ये लाइन, आते हुए भी आप क्वेश्चन गलत करे आते हैं, और वो इस लाइन की वजह से। जेंडर डिक्लेरेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशन। नेम विल नॉट डिसाइड द जेंडर ऑफ ही और सी। किसी भी व्यक्ति के नाम से उसका जेंडर डिक्लेयर मत करना कभी भी, ना उसके चेहरे से, ना कुछ। जैसे किसी का नाम है राम और आपने कह दिया राम मतलब मेल ही होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा जब तक क्वेश्चन ना कह दे, जब तक क्वेश्चन ना प्रूव कर दे कि ये मेल है, तब तक तुम अपने मन से मेल मत मान लेना, ठीक है। दूसरी बात, मेल्स जितने भी हैं उनको प्लस से डिनोट किया जाएगा, फीमेल जितने भी हैं उनको माइनस से डिनोट किया जाएगा, और जब तक जेंडर डिक्लेरेशन नहीं है उनके ऊपर कोई साइन नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर? जैसे संतोष, संतोष नेम ऑफ पर्सन, संतोष एक नाम है। अब संतोष यार दोनों में होता है, फीमेल्स में भी होता है, मेल्स में भी होता है। आप कैसे डिसाइड कर दोगे मेल का नाम है या फीमेल का नाम है? लेकिन हाँ, अगर ये किसी मैरिड कपल के साथ है और उसमें से एक फीमेल पहले से ही है और फिर संतोष आ गया, तो ये आप अंडरस्टूड हो जाना कि हाँ ये फिर मेल ही होगा, क्योंकि मैरिड कपल जो होते हैं उसमें एक मेल और एक फीमेल का होना बहुत जरूरी है। अभी जो न्यू रूल्स रेगुलेशन आए हैं कि भाई 2 मेल शादी कर सकते, 2 फीमेल शादी, उनको अभी थोड़ा दूर रखो, ठीक है। वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ हमारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक ना ही ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन थोड़ी पढ़ रहे हो तुम, इंडिया में रह के पढ़ रहे हो, तो अभी तक ये चीज अपने इंडिया में नहीं है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं करीब 5-6 साल पुराने होते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं आज की डेट में वो 5-6 साल पुराना होता है, ठीक है। तो मैरिड कपल होगा, उसके मैरिड कपल को हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखना, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, बॉक्स के अंदर बंद करके इसलिए रखना, अगर तुमने खुला छोड़ दिया इन्हें तो भग जाएंगे, फिर जोड़ ताड़ के भग जाएंगे, तुम्हें परेशानी हो जाएगी, फिर तुम्हें तलाक और कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैरिड कपल जब भी आए तो बॉक्स के अंदर बंद करके रखो, ठीक। चलो अब एक मैं आपके सामने फैमिली ट्री बनाता हूँ बढ़िया सा, ठीक। फैमिली ट्री के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अरे हट जाओ, जैसे एक फैमिली ट्री में आपके लिए बना रहा हूं सिंपल सा, ठीक। और उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान देना। जैसे ए है, एक पर्सन है, जैसे मैं हूं, मेरी वाइफ, एक ब्रैकेट में। अब अगर मैं हूं और मेरे फादर की बात हो रही है तो वो मेरे से ऊपर जाएंगे, मतलब मेरी लाइन से इंडिकेट होंगे। अगर यहां से ऊपर इंडिकेट हो रहे हैं तो मतलब वो मेरी वाइफ के फादर है, ठीक है। अगर मेरे से ऊपर इंडिकेट हो रहे हैं, मेरे से जस्ट ऊपर एरो बना हुआ है, तो ये मेरे फादर हैं। जैसे सी, अब फादर है तो मदर भी होंगी, डी। अब सी का कोई भाई है, ई, उनकी भी शादी हो चुकी है, एफ। तो ये भाई कौन है? चाचा या ताऊ। आप अगर इसी को कनेक्टिविटी में दिखाते हो ऐसे, जी, तो ये कौन है? ये कौन है? बुआ। मेरी तो बुआ है ना, ये मैं हूं, ये मैं हूं, यहां से बात चल रही है सारी, ये बुआ है। लेकिन अगर तुमने ये लाइन ऐसे दिखा दी होती तो ये तो गलत, गड़बड़ हो गई थी। क्यों गड़बड़ हो गई थी? क्योंकि वो चाची की, वो ताई की बहन हो गई या फिर चाची की बहन हो गई। क्लियर? तो ये इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना, लिंकिंग जो है वो सही होनी चाहिए, बिल्कुल तरीके से होनी चाहिए ना। अब बात आती है आगे कि भैया चाचा के भी बच्चे हैं, बहुत ऊंच में साले, एच, आई, आई को सही से बना दूं, ये लो भाई, आई नेगेटिव है। अब ग्रैंडफादर भी हैं, जे, के, एल, एम, एन, ठीक है। ये आपके सामने एक फैमिली ट्री बना है रेडीमेड। अब आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, एक और लाइन बना देता हूं, ओ, पी, ठीक है। चलो अब तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, सवाल को सोच समझ के जवाब देना।
जिसमें जवाब देना उसमें जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन अगर जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते हो तो मैं तो अभी बता ही दूंगा कौन कौन से रिलेशन क्या कहलाते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग जवाब देंगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू, अरे यार रिलेटेड टू बी, हाउ इज एफ, एक मिनट, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, बताइए हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। आप अपना देसी भाषा में जवाब दें, इंग्लिश में तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, टेल मी द आंसर। एंड जो भी ऑनलाइन है वो कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ सकते हैं अपना जल्दी। चाची सास, वेरी गुड। जो हिंदी में दे सकते हैं हिंदी में दो, देखो कोई जरूरत नहीं है ना, इंग्लिश में देने की कोई जरूरत नहीं है। चाची सास आ गई, बहू आ गई, ठीक है। और कोई पक्का? देखो अभी दो ऑप्शन आए हमें जो कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं, चाची सास और बहू। मैं यही चाहता था कि दो आंसर आ जाए, एक तो चाची सास आ जाए और बहू आ जाए, और ये दोनों बिल्कुल सही है ना। लेकिन इसमें से आंसर तो एक ही माना जाएगा, रिलेशन तो चाची सास और बहू का ही है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन, रिलेशन तो क्लियर है कि चाची सास और बहू है, लेकिन आंसर क्या है ये अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। चाची सास आंसर दें या बहू आंसर दें। तो सुनो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। जितने लोगों ने चाची सास बहू दिया ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अभी जवाब नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन। हाउ इज एक मिनट, आई रिलेटेड टू डी, हाउ इज आई रिलेटेड टू डी। दोस्त समझ के जवाब देना, कमेंट बॉक्स में भर जाने चाहिए पूरे। भाई बाकी लोग भी कमेंट बॉक्स को एक्टिव रखें, थोड़ा सवाल जवाब करोगे तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर ये टॉपिक। हाउ इज आई रिलेटेड टू डी। आई बेटा इधर है, ये है आई, देख लो, ठीक है। नीज, एक आंसर आया नीज, वेरी गुड। और कोई? हाँ सही जा रहे हो, बताते जाओ बस तुम। नाती, वेरी गुड। और कोई? और कोई? सोचो, ये यही सारा है, यही सब कुछ है, बस ये समझ लो। नतिनी, हतिनी मत कह देना, नतिनी है, हतिनी नहीं है, नतिनी है, नतिनी, नातिन, ठीक है। और कोई? तो नीस, नाती, नतिनी, मतलब सब कुछ आ गया। अब देखो अभी भी कंफ्यूजन तो हो रही है। और कोई दादी भी कह रहा था, आयुष शर्मा ने पहले दादी भी कहा था, ठीक है चलो अच्छी बात है। भाई जवाब दो, अपने मन में मत रखो, मन में रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जवाब दोगे तो दिक्कत नहीं। मोबाइल छोड़ दो जल्दी, उधर रख दो इसका मोबाइल, उधर। चलो बाकी ये 3 मुर्गे कहाँ हैं? आईटीएम में है, माता के जगराते में। इनको माता के जगराते की जरूरत है। चलो सुनो, तो क्वेश्चन ही है, देखो अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि आंसर कैसे देते हैं, ठीक है। ताई भतीजी, आई के पापा के भाई की पत्नी। अरे भाई विशाल जैन, इतना बड़ा स्टेटमेंट आंसर में थोड़ी दोगे, एक शब्द में, एक रिलेशन में आंसर देना होता है बस। देखो हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, सबसे पहला सवाल था हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। अब कंफ्यूजन देखो, एफ ये है, बी ये है। अब पहले बी से एफ तक पहुंचते हैं कि बी कहेगा भैया कि बी जो है, बी तो ए की पत्नी है, ए के पापा मतलब बी के ससुर, बी के ससुर, चचिया ससुर, और चचिया ससुर की पत्नी है चाची सास, है ना, चचेरी सास, चाची सास, ऐसे कह सकते हैं। मतलब अब चचेरी सास, चाची सास, ये तो सब कुछ होता नहीं है एक्चुअली, वो मदर इन लॉ ही होती है। अगर इंग्लिश में आप रिलेशन देखोगे ना तो उसमें मदर इन लॉ, मतलब ये चचेरी सास है बेटा। मुझे इंग्लिश में वो हिंदी में समझाना पड़ेगा ये, क्योंकि इंग्लिश में तो सब चचेरी वो मदर इन लॉ हो जाएंगी।
तो हिंदी में, इंग्लिश में क्लियर, वो हिंदी में क्लियर करो। अब बी जो है वो क्या है, बहू। ठीक, नाउ लिसन। अब पूछा किससे गया था वो समझो। आप लोगों ने बहू भी आंसर दिया था, चचेरी सास भी आंसर दिया था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है वो सुनो। जब भी ये पूछा जाए हाउ इज बी एफ रिलेटेड टू बी, तो जिसके साथ टू, ऑफ और देन लगा होता है, जिस भी पर्सन के साथ टू, ऑफ और देन लगा होगा, उसी को पकड़ लेना, उसी को पकड़ लेना और पूछ लेना कि भैया बता सामने वाला तेरा कौन है। इससे पूछो, मतलब हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, मतलब बी से पूछेंगे बता कौन है तेरी एफ, तो बी बताएगी कि ये मेरी मदर इन लॉ है, मतलब चचेरी सास है। तो ये आपका आंसर था। जिसने भी बहू आंसर दिया वो गलत है, चचेरी सास होता करेक्ट आंसर। सेकंड, हाउ इज आई रिलेटेड टू डी, तो डी से आई तक पहुंचते हैं। चलो, तो डी के हस्बैंड के भाई, मतलब हस्बैंड का ब्रदर, मतलब डी का देवर या फिर जेठ, ब्रदर इन लॉ, इन वेरी शॉर्ट वे ब्रदर इन लॉ के बच्चे हैं, ब्रदर इन लॉ के बच्चे हैं ना। मतलब अगर आई से पूछे कि भैया डी तेरी कौन है, तो आई कहेगा मेरे ताऊ की पत्नी है, मतलब मेरी ताई है या फिर मेरी चाची है, ताई या चाची। आई से पूछे तो ताई या चाची। तो हमें पूछना किससे था, हमें तो पूछना डी से था ना, हमें पूछना तो डी से था। अब ये बताओ, ये चाची है तो ये भतीजी होगी क्योंकि आई है, ये ताई है तो ये भतीजी होगी, या चाची है तो ये भतीजी होगी क्योंकि आई है। आई मतलब, अब आई कौन हो गई, भतीजी क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं भतीजा, भतीजा को कहते हैं नेफ्यू, और भतीजी को कहते हैं नीस, भांजा को कहते हैं नेफ्यू, भांजी को कहते हैं नीस। मतलब सिबलिंग्स चाइल्ड। देखो इन अ वेरी शॉर्ट वे, सिबलिंग्स चाइल्ड, सिबलिंग की स्पेलिंग देख लो भैया, तुम्हें मैथ सीखना है, वो रीजनिंग सीखना है, मैं इंग्लिश थोड़ी सीखना है। सिबलिंग्स चाइल्ड इज कॉल्ड नीस एंड नेफ्यू। सिबलिंग चाइल्ड मतलब भाई बहन के जो भी बच्चे होंगे वो नीस और नेफ्यू कहलाएंगे। ठीक, भाई बहन के नीस और नीस, वो भाई बहन के बच्चे बच्ची नीस और नेफ्यू कहलाएंगे। नीस इज फीमेल एंड नेफ्यू इज अ मेल। तो आंसर आपका क्या था, डी से पूछ रहा था आई कौन है तेरा, तो आई नीस है, नीस। ठीक है, NIECE। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब एक बात और, अगर मैं तुमसे ये पूछता कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, अगर मान लो ऐसे पूछता, तो ए और बी के बीच में तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, तो आपको हस्बैंड एंड वाइफ बोलना पड़ेगा, हस्बैंड एंड वाइफ, पूरा रिलेशन बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो फिर एक ही रिलेशन का नाम देना पड़ेगा। अगर रिलेशन बिटवीन पूछा जाता है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो माँ बेटा, पति पत्नी, ऐसा कुछ संबंध बोलेंगे। लेकिन अगर हाउ इज रिलेटेड टू दिस, तो फिर एक ही रिलेशन बोलना पड़ेगा। अब एक फैमिली ट्री हमारे सामने बढ़िया सा, अब यहाँ पे नाम लिखे हुए, खुद समझो फैमिली ट्री क्या है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा कि फैमिली ट्री क्या है, कैसा है, क्या है, सब समझ में आ रहा होगा वैसे। देखो अब यहाँ पर ब्रैकेट ना बनाकर इन्होंने क्या किया, एक्चुअली डबल एरो से इंडिकेट किया है। ये डबल एरो जो है वो मैरिड कपल को इंडिकेट कर रहे हैं। देख लो, ये डबल एरो मैरिड कपल को इंडिकेट कर रहा है, ये डबल एरो मैरिड कपल को इंडिकेट कर रहे हैं, ये डबल एरो मैरिड कपल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं भाई। ठीक है, अब आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब दे देना फटाफट से। ठीक है, बताओ, हाउ इज रवि रिलेटेड टू आकाश? हाउ इज रवि रिलेटेड टू आकाश? रवि आकाश से कैसे रिलेटेड है, सोचो, बनाओ लिंक। हाउ इज रवि रिलेटेड टू आकाश? यस, मैटरनल अंकल इज वेरी राइट आंसर, मैटरनल अंकल इज वेरी राइट आंसर, बिकॉज ऑफ, देखो आकाश का भाई के पापा, मतलब आकाश के पापा, मम्मी, तो आकाश की मम्मी का भैया, मामा, इट्स मैटरनल अंकल। सही है नहीं है? और पूछना किससे था, आकाश से, बता तेरा रवि कौन है। सही बात है नहीं, रिलेटेड टू, टू से पूछो। इज दैट क्लियर?
अब अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे और मैं क्वेश्चन का एक सीक्वेंस फॉलो करूंगा। देखो नंबरिंग पे मत जाना, कोई नंबरिंग फर्स्ट मिलेगी, फिर 10 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 8 मिलेगी, उल्टे चलेंगे, मतलब आगे पीछे चलेगा बार बार। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन की वैरायटी पर पहले पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैंने अभी आपको ये बताया था कि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करना। फिलहाल तो मैंने पिक्चर बना के दी थी तो ये जेंडर आपको दिख रहे थे, लेकिन अब पिक्चर बना के नहीं दी जाएगी, आपको प्लस और माइनस का यूज करना पड़ेगा। CND आंसर बहुत बार होगा, मतलब कैन नॉट बी डिसाइडेड आंसर बहुत बार होगा, मतलब जेंडर क्लियर नहीं होगा तो CND बोलना पड़ेगा। और उसको ध्यान रखना, मैंने अपने क्वेश्चंस में CND आंसर बहुत सारे क्वेश्चन का रखा हुआ है, इसलिए मैं पहले से आगाह कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हाँ, एक बात और बताना भूल गया कि अंकल कैसे कहते हैं, ये सभी को पता है ना। मामा को, वो चाचा को, ताई ताऊ को, और बस चाचा, ताऊ और मामा, और किसी को तो अंकल नहीं कहोगे, ठीक है। आंटी, चाची, चाची हो गई, और ताई हो गई, और मामी हो गई है, ब्रदर इन लॉ, जीजा, साला, और देखो एक बात और बताता हूं बहुत अच्छी, ये साला और साली एक्चुअली ये गाली के नाम पे यूज किए जाते हैं, लेकिन एक लड़का किसी को भी साली बोल सकता है, साली, एक लड़की को साली बोल सकता है, लेकिन किसी लड़की को ये हक नहीं है तो वो उसे साला बोल पाए। साला नाम का कोई नहीं होता, साला का मतलब सीधे सीधे गाली दे रहे हैं, समझ लो इस बात को। अगर कोई लड़की आपको साला बोलती है, कोई लड़की आपको अगर साला बोलती है तो मतलब सीधे सीधे आपको गाली कर रही है, अब्यूज कर रही है। कोई लड़का अगर आपको साला साली बोलता है तो रिलेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ लड़कों के पास है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही अधिकार लड़कों के पास है, वो भी ये, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। चलो, तो ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा भी होता है और साला भी होता है। साला भी ब्रदर इन लॉ ही होता है। देवर, दे के साथ हमेशा बर लगता है, नहीं पढ़ा है ग्रामर में, दे के साथ हमेशा बर लगता है, देवर, देवर खाएगा घेवर। जेठ, भाभी, साली, ठीक है। नेफ्यू नीस तो मैंने बता ही दिया, अब इससे ज्यादा डिक्लेरेशन की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक फैमिली ट्री से रिलेटेड, 6 लोग हैं, अपने आप को इंडिकेट करके नहीं जा सकते, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। पहले आप लोगों की बारी है, 2 मिनट बाद मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी, तो इंस्टेंटली ज्वाइन जरूर कर लेना और फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डूब जाओ इस क्वेश्चन के ओशन में स्लो मोशन, जल्दी से फटाफट, आराम आराम से पढ़ो। पहले मुझे ये दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसकी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी बेटा, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। यूट्यूब चैनल आप ऐसे देख लेना, ब्लड रिलेशन बाय आशीष अग्रवाल, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फ्री में। हाँ जी, एक का आंसर आ चुका, वेरी गुड, बहुत तेज आंसर दिया, एप्रिशिएटेड। आयुष शर्मा डी, अभिषेक यादव का भी आया डी, ओके। हो सकता है गलत हो, आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए, जिसका जो आंसर आना है जेन्युइन आंसर देना, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट फास्ट, तेजी से कमेंट करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, और स्पीड में चलना है अपन को। 1 मिनट बाद मीटिंग एक्सपायर भी हो जाएगी, ज्वाइन भी कर लेना। हाँ जी, कोई और, सबके आंसर डी है, ई एलिफेंट। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के, जेंडर क्लियर हो तभी आंसर देना, नहीं तो न देना।
इस बात का जरूर ध्यान रखना। मीटिंग ज्वाइन कर लेना, फिर एक्सप्लेनेशन चलेगा, ठीक है।